हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का जो 90 डे प्लानर आगामी बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत साइंस का जो है डे 2 यानी डे 35 को कवर करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पे साइंस के डे 1 का वीडियो और हिस्ट्री के डेज का वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सभी हमारे वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कमेंट करके कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, यह आपके आने वाले बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट। तो ये रहा डे 35। इसके अंदर जो है साइंस का टॉपिक है, ये फिजिक्स के टॉपिक करने वाले हैं। आज टॉपिक है कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गति। तो चलिए देख लेते हैं हम अपने पहले प्रश्न को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, भोजन में ऊर्जा को किस इकाई में मापा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैलोरी। भोजन में ऊर्जा को कैलोरी में मापा जा सकता है। जूल ऊर्जा या कार्य का एसआई इकाई है। केल्विन तापमान का एसआई इकाई है। सेल्सियस तापमान की एक व्यवहारिक इकाई है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जूल। ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। केल्विन तापमान की एसआई इकाई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जब कोई मशीन चलती है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। यह ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घर्षण से। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जब मशीन चलती है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद होती है। यह ऊष्मा घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। घर्षण एक प्रतिक्रियात्मक बल है। घर्षण के कारण किया गया कार्य हमेशा निगेटिव होता है। घर्षण बल एक गैर संरक्षी बल है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव होता है। ये गलत है क्योंकि घर्षण के द्वारा कार्य किया हुआ हमेशा निगेटिव होता है। सही कथनों को देख लेते हैं। कार्य तब होता है जब कोई बल किसी पिंड को उसके अनुप्रयोग की रेखा में विस्थापित करता है। ये एकदम करेक्ट है। बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की रेखा में विस्थापन का गुणनफल होता है। ये भी करेक्ट है। कार्य की कोई दिशा नहीं होती लेकिन इसका चिन्ह होता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि घर्षण बल और विस्थापन दोनों ही दिशा में विपरीत होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक अर्ग बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻7 जूल। ईआरजी सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा प्रतिकार्य की इकाई है। एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सारे कथन जो हैं वो सही हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहला कथन है, यदि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण हो तो किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, यदि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण हो तो किया गया कार्य निगेटिव होगा। यदि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि? एक अदिश राशि। इसमें केवल परिमाण होता है, कार्य की दिशा नहीं होती लेकिन इसका चिन्ह होता है। कार्य किया गया बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन।
सॉरी फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कार्य किया गया। कार्य किया गया एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती लेकिन चिन्ह होता है। ये सारे जो पॉइंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो चलिए अच्छा है, याद भी हो जाएगा हमें। कार्य किया गया बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल विस्थापन का ग्राफ क्षेत्रफल का कार्य देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। त्वरित कार्य इसका उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, धनात्मक कार्य का। त्वरित कार्य किए गए धनात्मक कार्य का उदाहरण है वाहन के त्वरण के दौरान वाहन पर लगाए गए बल की दिशा और गति की दिशा समान रहती है, अर्थात लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण तीव्र होगा, इसलिए किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। घर्षण बल किसका उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, असंरक्षी बल। घर्षण बल एक असंरक्षी बल का उदाहरण है। संरक्षी बल किसे कहते हैं, तो संरक्षी बल वह बल है जिसका कार्य केवल वस्तु के अंतिम विस्थापन द्वारा निर्धारित होता है, यह पथ से स्वतंत्र होता है। गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल संरक्षी बल के उदाहरण है, जबकि असंरक्षी बल उसे कहते हैं जो कार्य वस्तु द्वारा लिए गए पथ द्वारा निर्धारित होता है, यह पथ पर निर्भर करता है। घर्षण बल, वायु प्रतिरोध असंरक्षी बल के उदाहरण है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तो इसमें बोल रहा है मिलान करने के लिए, एक तरफ है भौतिक मात्रा, दूसरी तरफ है उसकी इकाइयाँ। तो चलिए देख लेते हैं इसके करेक्ट आंसर को। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। कार्य की इकाई हो जाएगा जूल, ऊर्जा की इकाई जूल, शक्ति की इकाई वाट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1 वाट की शक्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह मशीन जो हर सेकेंड में 1 जूल काम कर रही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1 वाट उस मशीन की शक्ति है जो हर सेकेंड में 1 जूल काम कर रही है। शक्ति प्रति इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति जो है एक अदिश राशि है। शक्ति की इकाई वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बल और वेग का गुणन परिमाण देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शक्ति। बल और वेग का गुणन परिमाण शक्ति देता है। शक्ति के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या है, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य है। शक्ति अदिश राशि है जो कार्य बटे समय बराबर होती है। इसे हम बल गुना वेग भी लिख सकते हैं। इसकी इकाई वाट होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1492 वाट बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 HP। अश्व शक्ति जेम्स वाट द्वारा शुरू की गई शक्ति की इकाई है, तो 1492 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 2 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है kWh किसकी इकाई है, किलोवाट प्रति घंटा। तो ये किसकी इकाई हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा प्रति कार्य। 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1 kWh बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा, जो 1000 वाट के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए देखते हैं इसके आंसर को, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देख लेते हैं डी में क्या है। तो डी में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सारे सही हैं। वस्तु की गति के कारण गतिज ऊर्जा है, सही है। वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण स्थितिज ऊर्जा, ये भी सही है। यदि शरीर बल लगा सकता है और विस्थापन कर सकता है तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है, ये भी सही है बिल्कुल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। वस्तु की गति का कारण गतिज ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 12mv²। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण स्थितिज ऊर्जा है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
यदि किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ जाती है। यदि किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। पिंड ऊपर उड़ जाता है या पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। पिंड नीचे की ओर जाता है या पिंड द्वारा कार्य किया जाता है तो भी उसकी ऊर्जा जो है कम हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टक्कर के दौरान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, समरेख संरक्षित। टक्कर एक ऐसी घटना है जिसमें दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत कम समय अंतराल पर बड़ा बल लगाते हैं। टक्कर के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रत्यास्थ टक्कर, दूसरा अप्रत्यास्थ टक्कर। गतिज ऊर्जा केवल प्रत्यास्थ टक्कर के दौरान संरक्षित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है गति। देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पत्थर मारने पर व्यक्ति को चोट लगती है, क्यों? प्रतिक्रिया की वजह से। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। पत्थर मारने पर व्यक्ति को चोट प्रतिक्रिया के कारण लगती है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया की समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जड़त्व किसी पदार्थ की एक अंतर्निहित मूल विशेषता है और इस विशेषता के कारण वह गति की स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है। समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। संवेग गतिमान पिंड की एक विशेषता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूध को मथने पर उसमें से मलाई अलग हो जाती है, ऐसा किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केंद्रापसारक बल के कारण। दूध को मथने पर उसमें से मलाई अलग हो जाती है, ऐसा केंद्रापसारक बल के कारण होता है, जिसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं। केंद्रापसारी बल एक छद्म बल है जो हमेशा केंद्र से दूर घूमते हुए पिंड पर कार्य करता है। क्रीम सेपरेटर और वॉशिंग मशीन केंद्रापसारी बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्थानांतरणीय और घूर्णन गति का। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए की गति स्थानांतरणीय और घूर्णन गति का उदाहरण है। रोलिंग गति में पिंड का द्रव्यमान सीधी रेखा में चलता है, जबकि पहिए के सभी कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक गोली एक क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर रखे ठोस ब्लॉक से टकराती है और उसमें धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी मात्रा संरक्षित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल संवेग। एक गोली एक क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर रखे ठोस ब्लॉक से टकराती है और उसमें धंस जाती है, तो इस प्रक्रिया में वस्तु का संवेग संरक्षित रहेगा। जब वस्तु पर लागू बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो सिस्टम का संवेग संरक्षित रहेगा। न्यूटन के तीसरे नियम पर यह आधारित होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार जो है वो क्या होता है? शून्य होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भार एक बल है जो वस्तु द्वारा अनुभव किया जाता है और संपर्क में सतह द्वारा लगाया जाता है। वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान शून्य है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार क्या होगा? शून्य होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करने पर उसका औसत वेग क्या होगा? पूछ रहा है यहाँ पे उसका औसत वेग क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शून्य। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। यदि कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करने में पिंड का औसत वेग शून्य होगा। औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय।
वृत्ताकार गति में 1, 2, 3 ऐसे से लेकर जो है n तक पूर्ण चक्रों के पिंड में द्वारा तय किया गया विस्थापन 0 होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। न्यूटन के पहले नियम को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने गति की अवधारणा और जड़त्व का नियम की खोज की थी। न्यूटन का पहला नियम बल को परिभाषित करता है। न्यूटन का दूसरा नियम बल का परिमाण देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यदि कोई वस्तु पूरी तरह से घूर्णन गति में चलती है तो शरीर का प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में घूमता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, घूर्णन की धुरी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यदि कोई वस्तु पूर्णतः घूर्णी गति में चलती है तो शरीर का प्रत्येक घटक एक वृत्त में घूमता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। घूर्णी गति में प्रत्येक कण समान समय में समान कोणीय दूरी को पूरी करता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई बस अचानक से चलने लगती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। यह घटना किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराम का जड़त्व। और ये जो प्रश्न है ये कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जब कोई बस अचानक चलने लगती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। यह घटना विराम के जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व किसी पदार्थ की मूल अंतर्निहित विशेषता है। इस विशेषता के कारण वह गति की स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होता। जब कोई बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर गिरने लगते हैं। यह घटना जड़त्व का उदाहरण है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने वाली वर्षा की बूंदें दिशा के जड़त्व के कारण अपनी गति की दिशा में नहीं बदल सकती। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। घर्षण को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी विकल्प सही है। सतह को चमकाना, स्नेहक का उपयोग, संपर्क का क्षेत्र कम करना, इन सभी के द्वारा हम घर्षण को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। सतहों को चमका के, स्नेहक का उपयोग करके और संपर्क के क्षेत्र को कम करके घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण एक प्रतिक्रिया बल है। घर्षण हमेशा दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल संपर्क में सतह पर निर्भर करता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा स्थिर बल जिम्मेदार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घर्षण बल। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। घर्षण बल किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए जिम्मेदार है। यदि कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाले बल को घर्षण कहा जाता है। घर्षण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिक्रियात्मक बल है। घर्षण बल संपर्क में सतह पर निर्भर करता है। केंद्रापसारक बल वृत्तीय गति के लिए जिम्मेदार है। केंद्रापसारक बल एक छद्म बल है जो घूर्णन को केंद्र से दूर करता है। आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। जड़त्व एक पदार्थ की मूल अंतर्निहित विशेषता है और इस विशेषता के कारण यह गति की स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ड्रैग। द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हिंदी में कर्षण या अंग्रेजी में ड्रैग कहा जाता है। द्रव के माध्यम से चलते समय वस्तु पर द्रव घर्षण कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच कार्य करता है। यह सापेक्ष गति का विरोध करता है। आते अपने अगले प्रश्न पर। रेलवे ट्रैक वक्र पर बनाए जाते हैं ताकि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय प्राप्त किया जा सकता है। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। रेल की पटरियां वक्र पर झुकी होती हैं ताकि रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। सड़क के झुकने से अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव बढ़ता है।
और प्रतिकर्षण बल का प्रभाव घटता है। वृत्ताकार गति में अभिकेंद्रीय बल बराबर केंद्रापसारक बल होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। स्थिर गति वाली वस्तु, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, त्वरित नहीं होती। स्थिर गति वाली वस्तु त्वरित नहीं होती। यदि कोई पिंड एक समान गति से गति कर रहा है तो पिंड द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी क्या होगी? समान होगी। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। दूरी समय ग्राफ का ढलान गति देता है। यदि वस्तु असमान गति से घूम रहा है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समान समय अंतराल में असमान होगी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। फायर करने के बाद तोप क्यों पीछे हटती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार फायर करने के बाद तोप पीछे हटती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रतिक्रिया के बराबर समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही शरीर पर लागू नहीं हो सकती। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को रद्द नहीं कर सकते क्योंकि वे अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जब व्यक्ति स्थिर हो तो वजन से कम। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में व्यक्ति का स्पष्ट वजन उस व्यक्ति के स्थिर होने पर वजन से कम होता है। एक समान त्वरण के साथ ऊपर जा रही लिफ्ट में एक व्यक्ति का स्पष्ट वजन उस व्यक्ति के स्थिर होने पर वजन से अधिक होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गति जो समय के नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आवधिक गति। गति जो एक नियमित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है उसे आवधिक गति कहते हैं। गति जिसमें प्रत्यानयन बल पिंड के अपनी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमता है तो उसे हम कंपन कहते हैं। उस गति को हम कहते हैं कंपन गति। अवमंदित दोलन एक प्रकार का दोलन है जिसमें गति का कोई प्रतिरोध नहीं होता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर और एक क्रमागत गर्त के बीच की दूरी कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तरंगदैर्घ्य का आधा। अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर और एक क्रमागत गर्त के बीच की दूरी जो है तरंगदैर्घ्य का आधा कहते हैं। बढ़ते हैं इसके आगे के पॉइंट्स पे। किसी भी दिशा में माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। दो क्रमागत शिखरों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अविचलित वस्तुओं के स्थिर रहने या समान वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जड़त्व। अविचलित वस्तुओं के स्थिर रहने या समान वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के बारे में बताता है। वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा जड़त्व के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, इसलिए जो है न्यूटन के प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा परफेक्शन आईएएस का साइंस का डे 2 यहीं पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक देखा है लेकिन आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक वाले बटन को क्लिक कीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में आप हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको परफेक्शन आईएएस के डे 90s डे प्लानर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाके उन्हें देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देखें। अगर आपके कमेंट आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो हम जल्द ही जो है परफेक्शन आईएएस के 90s डे प्लानर के अंतर्गत जो बिहार स्पेशल है उसके वीडियोस को भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको वो वीडियोस चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।